गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कक्षा 10 में लेसन 12 पढ़ रहे थे और लेसन 12 जो था वो था प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। प्रमुख प्राकृतिक संसाधन हमने ये पढ़ लिया था कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं। प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं तथा वह वस्तु जिसका हम उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, उसे हम क्या कह देते हैं, संसाधन कह देते हैं। तो वे संसाधन या वे वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है तथा जिनका उपयोग हमें उसी रूप में करते हैं जिस रूप में वो प्राप्त हुई है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, प्राकृतिक संसाधन कह देते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की हमने बात की कि प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उनका संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है, उनको बचाना बहुत ही आवश्यक है ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो इसका उपयोग कर सके। इसके अलावा हमने प्राकृतिक संसाधनों के प्रकारों का अध्ययन कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं वन संरक्षण व प्रबंधन। वन संरक्षण व प्रबंधन। वन संरक्षण के मामले में अगर हम बात करें तो जो वन होते हैं वो हमारे बहुत ही काम आते हैं और आप जानते हैं कि जो वन होते हैं उनसे हमें बहुत प्रकार की वस्तुएं भी प्राप्त होती है, जैसे औषधि है, गोंद है या लकड़ी है, जलाऊ लकड़ी है, इमारती लकड़ी है, औषधियाँ हैं विभिन्न प्रकार के। तो जो वन है वो पहले हमारे पृथ्वी के 70% भूभाग पे मतलब वन पाए जाते थे, जो कि आजकल 15 से 16% भूभाग पे रह गए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हमने बहुत सारे वनों को क्या पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाया है, बहुत पेड़ पौधों को हमने काटा है। तो इस प्रकार हम आज पढ़ेंगे कि वनों का महत्व क्या है, वनों का संरक्षण हमें क्यों करना चाहिए और संरक्षण करने के लिए हमें क्या क्या प्रबंधन करने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वनों के बारे में। तो जो वन होते हैं ये पृथ्वी पर जीवन का आधार होते हैं। पृथ्वी पर क्या होते हैं, जीवन का आधार होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह वह क्षेत्र होता है जहां जीवन के विकास की क्रिया युगों से चलती आ रही है। यानी कि जो जीवन है उसका जो विकास हुआ है वो कहीं ना कहीं वनों से रिलेटेड है। तो जीवन का जो विकास है उसकी जो क्रिया है वो युगों से चलती आ रही है, युगों से चलती आ रही है। और प्राणी व पौधों का जो निर्माण हुआ है, प्राणी व पौधों की विभिन्न जातियों का जो निर्माण हुआ है या जिसका उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, वनों से ही हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पिछले वर्षों में क्या हुआ है, तेजी से जंगलों का विनाश हुआ है। पिछले वर्षों में जंगलों का, जंगल भी बोल देते हैं वनों को, जंगलों का तेजी से विनाश हुआ है। जिससे हमने जो ये विनाश है ये किस कारण से हुआ है, तो ये ज़्यादातर हुआ है कि हमने जो कृषि है इस कृषि के लिए जो जंगल है उनको काटना शुरू कर दिया है। पौधों की कुल उपलब्ध जातियां जो हैं, पौधों की जो कुल उपलब्ध जातियां हैं, इन जातियों में से 15% हमारे आर्थिक महत्व की हैं, जिनसे हम, आर्थिक महत्व का मतलब होता है जिससे हमें लाभ कमा सकें, पैसा कमा सकें, आर्थिक महत्व की है। भारतीय वन जो हैं, भारत के अंदर जो वन हैं, भारतीय वनों की बात करें तो ये 8 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। भारत के अंदर जो वन है वो कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं, 8 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। भारत में जो वन पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय होते हैं। मुख्य रूप से क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय वन है। उष्णकटिबंधीय वन की एक विशेषता होती है कि इनके अंदर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब होता है कि जीवों में विभिन्नता, जीवों के अंदर यानी विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय वनों में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पर्यावरण का संतुलन होता है अच्छा होता है,
रहने के लिए जो जीव जंतु होते हैं उनके रहने के लिए वातावरण जो होता है वो अनुकूल होता है। इसलिए उष्णकटिबंधीय वनों में जैव विविधता क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है, जिसके कारण हमारे भारत के वनों में पेड़ पौधे की विभिन्न प्रकार की जातियां और जीव जंतुओं की अधिक जातियां हमारे यहाँ पे विद्यमान है। जो भारत है इसके कुछ हिस्सों के अंदर जहाँ पे ठंड पड़ती है, जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे शीतोष्ण पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं, शीतोष्ण पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ कहाँ पे है, जहाँ पे ठंड अधिक होती है। उसके अलावा जितने भी भारत का क्षेत्रफल है उस भारत के क्षेत्रफल में ज़्यादातर कैसे वन है, उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो जातियां हैं जीव जंतुओं की, पौधों की, वो क्या है, बहुत अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में पाई जा रही है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो जीव जंतु है वो अधिक है। इसके लिए वनों की जो रक्षा है वो आज हमारे लिए प्राथमिकता बनी हुई है। वनों की जो रक्षा है वो आज प्राथमिकता है हमारी सबसे बड़ी, क्योंकि अगर हम वनों को नहीं बचाएंगे तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त होने का खतरा क्या है, बढ़ रहा है, विलुप्त हो सकती है। उपग्रहों के जो उपग्रह होते हैं उनसे हमने आंकड़े प्राप्त किए। जो उपग्रह हैं, उपग्रहों के द्वारा जो प्राप्त आंकड़े हैं, इन आंकड़ों के आधार पर ये कहा गया है कि जो हमारे देश में प्रतिवर्ष 1 से 3 मिलियन हेक्टेयर, 1 से 3 मिलियन हेक्टेयर, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, 1 से 3 मिलियन हेक्टेयर जो वन है वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। जंगल जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। प्रतिवर्ष 1 से 3 मिलियन हेक्टेयर, मिलियन का मतलब यहाँ पे 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख से, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के। तो कम से कम 30 लाख हेक्टेयर जो वन है वो क्या होते जा रहे हैं, प्रतिवर्ष कम होते जा रहे हैं, हम उनको काटते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें कृषि के लिए क्या चाहिए, भूमि चाहिए, क्योंकि जनसंख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बढ़ने से कृषि के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है, और भूमि हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, फिर वनों को काटकर वहाँ पे कृषि की जाती है, जिससे वनों का एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल प्रतिवर्ष क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके साथ ही जो निर्माण कार्य हैं, या हम कहें कि जो कारखाने हैं या पशुपालन है, इनके लिए भी विश्व भर में क्या काटे जा रहे हैं, वन काटे जा रहे हैं। और वन काटने से पृथ्वी के लगभग 70% भाग पर, ये मैंने आपको बताया, पर 70% भाग पर जहाँ वन थे वहाँ पे अब कितने रह गए हैं, मात्र 15 से 16% भाग पर वन रह गए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है हमारे लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि वन जो है इसके अंदर इसका एक सबसे मुख्य कारण ये भी है वनों के वनोन्मूलन का मतलब होता है वनोन्मूलन का मतलब ये है कि वनों का कटना। तो वनों को जो हम काट रहे हैं इसका सबसे जो मुख्य कारण है, एक झूम खेती को भी माना जाता है। अब झूम खेती क्या होती है, तो झूम जो खेती होती है, इसके ऊपर प्रश्न भी आता है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झूम खेती क्या होती है। तो झूम खेती जो होती है इसमें क्या किया जाता है, जो वन होता है उस वन को काटकर, उसके पेड़ पौधों को काटकर वहाँ पे काटा नहीं जाता, उसको जलाया जाता है। वनों को क्या कर दिया जाता है, जलाया जाता है, जला दिया जाता है, आग लगा दी जाती है पेड़ पौधों के। और जलाने से क्या होता है कि वहाँ की जो वनस्पति है वो राख हो जाती है, और राख होने के बाद में क्या है, यहाँ पे वन था तो यहाँ की मिट्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, उपजाऊ है। तो जलाकर राख करने के बाद में यहाँ पे क्या की जाती है, खेती की जाती है।
और खेती करने के बाद में 2 से 3 साल तो क्या करते हैं, यहाँ पे अच्छी फसल प्राप्त करते हैं। और जब ये उपजाऊ जो मिट्टी है अच्छी फसल देना बंद कर देती है तो इसके बाद में एक अलग वन का जो क्षेत्र है उसको जलाकर क्या की जाती है, वहाँ पे खेती करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये जो भूमि है ये बेकार हो जाती है बाद में, तो यानी वन भी कम हो गया, भूमि भी बेकार हो गई। फिर वो दूसरी जगह पे जाएंगे, वहाँ पे जाके क्या करेंगे, खेती करेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, झूम खेती। ये जो झूम खेती होती है ये हमारे देश में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा, आसाम, इधर के क्षेत्रों में जो आदिवासी होते हैं वो इसे अपनाते हैं झूम खेती को, जिसके कारण अपना रोजगार चलाते हैं ये। तो इसे हम कहते हैं झूम खेती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं कि वन जो होते हैं इनके संरक्षण क्यों करना चाहिए हमें, वनों के ऐसे क्या कार्य हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं। तो आप जानते हैं वन जो है हमारे लिए विभिन्न प्रकार से उपयोगी हैं। उन वनों के कार्यों का ऊपर भी जो प्रश्न है वो बनता है, क्वेश्चन आ सकता है, वनों के कार्य लिखिए, कोई 5 कार्य लिखिए, या जितने भी कार्य पूछे जा सकते हैं। तो ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। वनों के कार्यों का अध्ययन करते हैं। पहली बात करते हैं वनों के कार्य में कि जो वन होते हैं वो बरसात तथा उसमें पानी के संरक्षण हेतु अलवणीय जल के स्रोतों तथा नदियों के वर्षा जल के निरंतर पूर्ति के नियंत्रक होते हैं। जो वन होते हैं वो क्या करते हैं कि बरसात और उसमें जो उपस्थित पानी है उसका जो संरक्षण है वो करते हैं। जहाँ पे आपने सुना होगा ज़्यादा वन होते हैं वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा आती है। और अलवणीय जो जल के स्रोत हैं वहाँ पे उपस्थित जो अलवणीय जल के स्रोत हैं, यानी कि खारे पानी के स्रोत हैं या मीठे पानी के स्रोत जैसे कि नदियाँ वगैरह हैं, तो उनके लिए क्या करते रहते हैं, जल से उनकी पूर्ति करते रहते हैं। मतलब कि जहाँ वन होगा, मान लीजिए ये वन है और इस वन के पास में कोई नदी जा रही है, तो इसको कभी ये क्या नहीं होने देंगे, सूखने नहीं देंगे। इसमें पानी की जो निरंतरता है, पानी की निरंतरता वो बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी, क्योंकि वन होने के नाते क्या होगा, यहाँ पे बारिश ज़्यादा आएगी। बारिश ज़्यादा आएगी तो ये पानी नदियों में जाएगा और नदियों में जाने से क्या है, उसमें पानी की निरंतरता बनी रहेगी, जिसके कारण जो नदी या अलवणीय जल, मान लीजिए कोई खारे पानी का भी यहाँ पे स्रोत है, चाहे वो जलाशय हो चाहे कुछ भी हो, उसमें भी क्या है, पानी जाता जाएगा, जिससे वहाँ पे पानी की निरंतरता बनी रहती है। इसके साथ ही क्या होता है कि वन क्या करते हैं कि हमारे पर्यावरण को, वहाँ का जो पर्यावरण है उस पर्यावरण को एक अच्छी आर्द्रता प्रदान करते हैं। अच्छी आर्द्रता का मतलब हो गया, आर्द्रता का मतलब होता है कि वायु में नमी की उपस्थिति, जो पानी होता है उसकी उपस्थिति वायु में आर्द्रता कहलाती है। एक अच्छी आर्द्रता वहाँ पे इसको वनों के द्वारा हमें मिलती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो कार्य होता है वनों का, उसकी बात करते हैं। दूसरे कार्य के लिए बात करें तो जो वन होते हैं वो न केवल जल और वायु के कारणों से होने वाले कटाव से, मतलब ये होता क्या है कि उपजाऊ मिट्टी होती है, ये मान लीजिए कि ज़मीन है, इसके ऊपर क्या होती है, मिट्टी होती है उपजाऊ, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पौधों को उगाते हैं। अब जैसे ही पानी का जो बहाव आता है तो इससे पानी के बहाव से क्या होता है, ये उपजाऊ मिट्टी बहकर कहाँ चली जाती है, आगे की ओर चली जाती है, यानी अपने स्थान से हट जाती है। तो उपजाऊ जो मिट्टी होती है, इस उपजाऊ मिट्टी के कटाव को जो वन होते हैं वो रोकते हैं। यानी अगर यहाँ पे पेड़ पौधे होंगे तो जो पानी है उसके साथ में उपजाऊ मिट्टी नहीं बहेगी, इसलिए वन जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, ये उपजाऊ मिट्टी के कटाव को तो रोकते ही हैं। इसके अलावा
जो चट्टानें होती हैं, आपने पढ़ा होगा चट्टानों से क्या बनती है, मिट्टी या मृदा का निर्माण होता है। किस कारण से होता है, बरसात आती है, बरसात आने से यहाँ पे पौधों का निर्माण होता है और पौधों से क्या बनती है, मिट्टी का निर्माण होता है। क्योंकि पत्थर जो होता है वो मिट्टी की जड़ों जो वन होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, इनकी जड़ों से पत्थर जो होता है वो टूट जाता है और छोटे छोटे कणों में निर्मित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिट्टी या मृदा कहते हैं। तो इस मिट्टी या मृदा का जो निर्माण होता है वो भी वनों के द्वारा किया जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करें वनों की, तो वन जो होते हैं ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं और प्राकृतिक संतुलन को भी क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। इसलिए भी वन क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें तो वनोपज के रूप में, वनोपज का मतलब वन उत्पाद के रूप में हमें इनसे 35 लाख घन मीटर टिम्बर का मतलब लकड़ी होता है। इसके अलावा 13 लाख घन मीटर जलाऊ लकड़ी, इसके अलावा जो बांस है, औषधियाँ हैं, गोंद है, रेजिन है, रबड़ है, सुगंधित तेल है, इस प्रकार के अनेक उपयोगी जो उत्पाद हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा हमें वनोत्पाद के रूप में, मतलब वन जो होते हैं वो कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, लेते कुछ नहीं है, वो वाली बात है। तो ये वन जो है इनसे हमें बहुत प्रकार की सामग्रियाँ, पदार्थ, उत्पाद प्राप्त हो सकते हैं। हमारा जो जीवन है वो वनों के ऊपर ही आधारित है। तो ये हमने कुछ बात की वनों के कार्यों की। आगे बढ़ते हैं हम वनों के अंदर। तो वन उन्मूलन के दुष्प्रभाव पढ़ते हैं हम। वन उन्मूलन के दुष्प्रभाव यानी कि अगर हम वन उन्मूलन का मतलब वनों को काटेंगे, तो वनों को काटेंगे तो उसके दुष्प्रभाव क्या क्या होंगे। तो देखिएगा, पहले दुष्प्रभाव की बात करते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का क्षय होना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि हमें जो वन है वो प्राकृतिक संसाधन है, हमारे प्राकृतिक धरोहर है। प्राकृतिक संसाधनों का क्या हो जाएगा, क्षय होने लगेगा। दूसरी बात हम करेंगे कि वो जो वन्य जीवन है, जो वनों में जो जीव जंतु रह रहे हैं वो फिर कहाँ रहेंगे, वो जंगलों, अगर जंगल नहीं रहेंगे तो जो वन्य जीवन है, जो जीव जंतु है वो कहाँ आएंगे, शहरों की ओर आएंगे, और शहरों की ओर आएंगे तो हम उनसे बचाव के लिए उन्हें मारे डालेंगे। यानी वन्य जीवन जो है वो भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, यानी वन्य जीवन का नष्ट होना। इसके अलावा अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बरसात नहीं आएगी, और बरसात नहीं आएगी तो वहाँ की जलवायु जो है वो भी क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, यानी जलवायु का परिवर्तित होना। इसके अलावा अगर बात करें तो मरुस्थलीकरण हो जाएगा। मरुस्थलीकरण का मतलब कि मरुस्थल जो है उसका निर्माण अधिक होगा। जो मिट्टी के टिब्बे होते हैं उनका निर्माण ज़्यादा होगा। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मरुस्थलीकरण हो जाएगा, हर जगह मरुस्थल होगा, हरा स्थान कहीं भी दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रदूषण में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो प्रदूषकों को रोकते हैं। प्रदूषकों की वृद्धि होने से, प्रदूषक का मतलब जो प्रदूषण फैलाते हैं, तो प्रदूषकों की वृद्धि रोकते हैं। इससे क्या होगा, प्रदूषण में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे वो तो प्रदूषकों को कोई रोकने वाला नहीं होगा, और जिससे प्रदूषण जो है वो काफ़ी मात्रा में, काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाएगा। तो ये क्या है, वनोन्मूलन के दुष्प्रभाव हैं, जिनसे हमें मतलब कि वनों को काटने से बहुत प्रकार की हानि हो सकती है। आगे हम बात करते हैं वनों के संरक्षण के लिए हम क्या उपाय अपना सकते हैं। वनों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। वनों के संरक्षण हेतु उपाय, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है। वनों के संरक्षण के उपाय क्या क्या अपनाएंगे आप। तो वनों का संरक्षण करना है, हमें वनों को बचाना है, कटने से बचाना है, उनके जलने से बचाना है। मतलब किसी भी प्रकार की हानि वनों को नहीं होनी चाहिए, वो चाहे ज़्यादा लकड़ी काटने से हो,
चाहे वो आग लग जाने से हो, किसी भी प्रकार से हमें हानि नहीं होने देना है, उनका संरक्षण करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने हैं, पौधे उगाने हैं। तो इस हेतु हम क्या क्या उपाय करेंगे, तो देखिएगा इन उपायों को पढ़ते हैं। पहला उपाय है कि वनों की जो कटाई है वो पोषणीय सीमा तक होनी चाहिए। पोषणीय सीमा तक क्या होनी चाहिए, वनों की कटाई होनी चाहिए। और वन काटने व वृक्षारोपण करने में जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वनों को एक लिमिट तक काटना चाहिए, पोषणीय सीमा तक, जहाँ तक हमें आवश्यकता है उसकी वहाँ तक हमें काटना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमें लोभ लालच के रूप में वनों पे लकड़ियों को बेचने के लिए हम उनका ज़्यादा हनन करें, उनको ज़्यादा काटें। और वन काटने व वृक्षारोपण में क्या होना चाहिए, अनुपात समान होना चाहिए। अगर मैंने एक पेड़ को अगर काटा है तो मुझे एक पौधा भी उगाना है। इस प्रकार हम क्या करेंगे, काटने और उगाने में अगर अनुपात को समान रखेंगे तो वनों की जो कमी है वो नहीं होगी। अगर आप अपनी आवश्यकता के लिए आपने 2 पेड़ों को काटा है तो 2 पौधों को आप उगाइए, जिससे क्या है, अनुपात समान रहेगा, पृथ्वी पर जो वन है वो बने रहेंगे। तो इस प्रकार से जो वन काटने व वृक्षारोपण है उसके मध्य जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि वन जो है इनकी आग से सुरक्षा करनी चाहिए। और आग से सुरक्षा करने के लिए जगह जगह जहाँ पे वन है वहाँ पे निरीक्षण गृह बनाने चाहिए। और इसके अलावा अग्नि रक्षा पथ का निर्माण करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आग से बचाने के लिए हमें निरीक्षण गृह बनाने हैं जो निरीक्षण करे वनों का, कहीं आग तो नहीं लगी हुई है। इसके अलावा वनों को हम दवा छिड़क कर हानिकारक कीटों से भी बचा सकते हैं। हानिकारक कीटों से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हानिकारक कीटों से दवा छिड़क कर क्या करना चाहिए, हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई वृक्ष है, कोई पौधा है, कोई पेड़ है जो रोगग्रस्त है तो उसको उखाड़ कर क्या कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए, ताकि उसका जो रोग है वो अन्य वनों में, अन्य पेड़ पौधों में नहीं फैले। चौथी अगर बात करें तो विविधतापूर्ण वनों को एक रूपता वनों से अधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखिएगा, विविधतापूर्ण वनों को एक रूपतापूर्ण वनों से अधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि विविधतापूर्ण वनों वे वन जहाँ पे पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियां मौजूद हैं। और एक रूपता वनों का मतलब होता है जहाँ पे एक ही प्रजाति के वन हैं, पेड़ पौधे हैं। यानी कि मान लीजिए एक ऐसा वन जिसके अंदर ओनली सेव के पौधे लगे हुए हैं, और एक पौधा ऐसा है जिसमें सेव के पौधे भी हैं, आम के भी हैं, अंगूर के भी हैं, या औषधियों के भी हैं, इसके अलावा अन्य पौधे भी हैं। तो जो विविधतापूर्ण है, इन वनों की रक्षा के लिए हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, इनकी रक्षा ज़्यादा करनी चाहिए इनकी तुलना में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक प्रजाति को नुकसान होगा अगर हम इनकी रक्षा नहीं करेंगे तो, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा प्रजातियों को क्या होगा, नुकसान होगा अगर हम इनकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो एक रूपता वन है उससे ज़्यादा प्राथमिकता किसको देनी है, विविधतापूर्ण वनों को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कृषि व आवास हेतु जो वन भूमि है उसके उन्मूलन व झूम पद्धति की कृषि पर रोक लगाई जानी चाहिए। हमें क्या करना है, मैंने आपको अभी झूम पद्धति बताई थी। झूम जो खेती है, इस झूम खेती पर क्या लगाना चाहिए, रोक लगाना चाहिए, जिससे एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल वनों का बच जाएगा कटने से या जलने से। कृषि व आवास हेतु वन भूमि के उन्मूलन, हमें क्या करना चाहिए कि कुछ लोग जो कृषि के लिए या अपने मकान आवास बनाने के लिए
जो वनों को काट रहे हैं इनको हमें क्या करना है, रोकना है, ताकि वनों का ह्रास नहीं हो। जो लोग जिनके पास भूमि नहीं है वो कृषि के लिए क्या करते हैं, वनों को काट के कृषि करते हैं, तो ये गलत है, इसको रोकना चाहिए। झूम खेती पर भी क्या करनी चाहिए, रोक लगानी चाहिए, चाहे वो कानूनी रूप से ही क्यों ना हो। इसके अलावा हम बात करें जो वनों की कटाई को रोकने के लिए जो ईंधन व इमारती लकड़ी के हमें क्या करने चाहिए, नवीन वैकल्पिक स्रोतों की खोज करना या उनको काम में लेना चाहिए। हमें क्या करना है, वनों की कटाई और इसको वनों की कटाई को अगर रोकना है तो हम क्या करें, ऐसे वैकल्पिक स्रोत खोजें कि हमें वनों को काटना न पड़े। तो उसे हम क्या कहेंगे, उनकी हमें क्या करनी है, खोज करनी है। जैसे कि मान लीजिए अभी सभी घरों में गैस चूल्हा है, गैस चूल्हा होने के कारण हम जलाऊ लकड़ी का उपयोग क्या करेंगे, बहुत कम करेंगे। तो ये क्या है, एक वैकल्पिक स्रोत है। इस वैकल्पिक स्रोत के कारण जो वन है उनकी कटाई में कुछ क्या हुई है, कमी हुई है। अगर जलाऊ लकड़ी हर घर में जाने लग गई, हर घर जलाऊ लकड़ी से चूल्हे पर रोटी बनाने लग गया, भोजन बनाने लग गया, तो वन जो होंगे वो बहुत अधिक मात्रा में क्या हो जाएंगे, कम में हो जाएंगे। इसके लिए हमने गैस चूल्हे का यूज लिया जिसमें हम लकड़ी का यूज ही नहीं करेंगे। अगर यूज ही नहीं करेंगे तो वन को काटेंगे नहीं। तो ऐसे वैकल्पिक स्रोतों को हमें खोजना चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, वनों की कटाई पर रोक लगा सकें। आगे बढ़ते हैं, हमने 6 कार्य पढ़े, इसके आगे जो उपाय पढ़े, नेक्स्ट उपाय पढ़ते हैं हम। इसमें देखिएगा जो बांध है और जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होता है कि जो वन होता है, हम क्या करते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं या बांध जो बनाते हैं उसमें बनाते समय जो वन है उसका ध्यान नहीं रखा जाता, और जो भी इस परियोजना के आगे आता है वो सभी वन वगैरह क्या कर दिए जाते हैं, जो पेड़ पौधे आते हैं वो काट दिए जाते हैं। तो हमें क्या करना है, बहुउद्देशीय परियोजना या बांध बनाते समय ये ध्यान रखना है कि जो वन वगैरह है या जो पेड़ पौधे हैं वो क्या हो, हमारे आगे नहीं आए। ऐसी जगह पे बांध और बहुउद्देशीय परियोजनाएं लागू करनी चाहिए जहाँ पे वनों का बहुत कम क्षेत्रफल आगे आए। जैसे कि मान लीजिए हम कहीं से अगर हाईवे भी निकालते हैं, जो रोड है वो निकालते हैं, तो उस रोड के आगे अगर कोई पेड़ पौधे आते हैं तो उन्हें हम काट देते हैं। विकास जो हो रहा है, इस विकास के कारण पेड़ पौधों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो जैसे ही हाईवे निकालते हैं तो हमें ऐसे हाईवों निकालने चाहिए कि उसके बीच में पेड़ पौधे वगैरह जो हैं वो बहुत ही कम आए। या मान लीजिए उसका हम क्या कर सकते हैं, वनों के आने से उसका रूट जो है वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हाँ, हमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी इस कार्य के लिए, पर जो पेड़ पौधे हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसके अलावा लोगों को वनों के महत्व के बारे में बताना चाहिए, वनों के महत्व के बारे में जानकारी देनी चाहिए, चाहे वो फ्लैक्स के माध्यम से दें या किसी भी माध्यम से। जैसे लोगों को हमें क्या करना है, जागरूक करना है। इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाएं जो हैं उनको आगे आना चाहिए और मेहनत करके लोगों को जागरूक करना चाहिए कि जो वन संरक्षण है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सामाजिक वानिकी जो है इसको प्रोत्साहन देना चाहिए। सामाजिक वानिकी के बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। सामाजिक वानिकी को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। और इसके अलावा हमें वन संरक्षण से संबंधित, वन संरक्षण के लिए कठोर नियम व कानून बनाने चाहिए और इन कानून की क्या करनी चाहिए, कड़ाई से पालना करनी चाहिए, ताकि जो वन है उनकी कटाई पर क्या लगे, रोक लगे, और वन जो है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा बचा सके।